महबूब कौन? ये मज़मून अशफाक अहमद साहब की किताब ज़ाविया से लिया गया है। ख़वातीनो हज़रात, जब ईद आती है तो एक तो इसकी अपनी खुशी होती है, एक उसके साथ बहुत ही छोटी छोटी ईदें वाबस्ता होती हैं जो माजी में एक पुरानी लड़ी के साथ लटकती रही हैं। एक ज़माना होता है, या एक ज़माना था, जब हम अपने बाप की उंगली पकड़कर ईद पढ़ने जाते थे। फिर ये वक्त आया, हम उंगली छुड़वा के बिल्कुल आज़ाद होकर नौजवान लड़कों की तरह अकेले अकेले ईद पढ़ने जाने लगे अपने दोस्तों के साथ। फिर ये वक्त आया, अपने बच्चों की उंगली पकड़ के बहुत सारी ईदें हुई। फिर ये वक्त आया कि अपने बच्चों के बच्चों को साथ ले जाकर, और उन्होंने पीछे मुड़ मुड़ कर अपने बापों को ये कहकर कि दादा बहुत पीछे रह गया, आहिस्ते चलो, फिर भी हम ईदें पढ़ने गए। इस ईद के रिश्ते से मुझे बात याद आई। आज से ठीक 22 बरस पहले मैं अपनी मस्जिद की चारदीवारी से ईद पढ़ के निकल रहा था, और हम लोगों से मिल रहे थे। जब आप ईद की नमाज पढ़ चुके होते हैं तो फिर अपने दोस्तों, साथियों, अजीजों, दूसरे नमाजियों से गले मिलते हैं और एक खास अंदाज का मुआनका करते हैं। एक दफा सर उधर, एक दफा इधर करते हैं। तो ये करते कराते जब हम बाहर निकले, बहुत सारे पुराने दोस्त मिले। तो मुझे अचानक ख्याल आया कि ये हम अपने दोस्तों को तो मिलते हैं जिनको जानते हैं, और इस मस्जिद में इकट्ठे होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बज़ाहिर हमारे दोस्त नहीं होते, लेकिन उनका हमारी ज़ात के ऊपर किसी न किसी हवाले से एहसान ज़रूर होता है। तो मेरे जहन में ख्याल आया कि मैं मॉडल टाउन में रहता हूँ। इस इलाके का जो थानेदार है वो रात को सीटी बजाने वाले सिपाही भेजता है जो बाइसिकल पर गश्त करते हैं। वो कौन है? मुझे उनके साथ भी जाकर ईद मिलनी चाहिए और उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप हमारे मुहाफिज हैं, और आप इसलिए इतनी सारी कोशिश और खेचल करते हैं। चुनाचे जब मुझे पता नहीं था कि हमारा थाना कहाँ है, मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा ए ब्लॉक में। तो मैं गाड़ी लेके वहां गया कि उनसे मिलूं। जब मैं गया तो इस थाने में हूँ का आलम था, सब लोग अपनी अपनी नमाज अदा करने जा चुके थे। जवानों को छुट्टी दी गई थी। थानेदार साहब, एसएचओ साहब अपनी पुरानी वजह की मैली सलवटों से भरी वर्दी पहनकर और यहाँ उंगली में फंसा के सिगरेट और चुटकी बजाकर गुल झाड़ने के लिए कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने अपने पाँव मेज के ऊपर रखे हुए थे, और वहां था कोई नहीं। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो मैंने कहा, जनाब इजाजत है? कहने लगे, फरमाइए जनाब आला। मैंने कहा, नहीं, मैं तो आपसे मिलने आया हूँ। कहने लगा, जी हुक्म। उन्होंने पाँव नीचे उतार दिए मेज से और बैठ गए। थाने वाले जनाब आली या जनाब आला कहकर बुलाते हैं, उनका एक अंदाज है। तो कहने लगे, जनाब आली क्या काम है? मैंने कहा, कोई काम नहीं, मैं तो ऐसे ही आया हूँ। कहने लगे, ये कैसे हो सकता है कि कोई आदमी थाने में आए और उसको कोई काम ना हो? मैंने कहा, नहीं, आज मैं इस कष्ट से नहीं आया। आप एसएचओ हैं? कहने लगे, जी मैं एसएचओ हूँ। मैंने कहा, मैं आपसे ईद मिलने के लिए आया हूँ। तो वो बड़े हैरान से हुए और कहने लगे, बड़ी मेहरबानी, वालेकुम ईद मुबारक। मैंने कहा, देखिए थानेदार साहब, वालेकुम ईद मुबारक ऐसे तो नहीं हो जाती, आपको उठकर खड़े होना पड़ेगा और फिर मेरे साथ ईद मिलनी पड़ेगी। ये तो कोई तरीका ना हुआ ईद मिलने का। मैं इतनी दूर से आया हूँ। उनको मेरी बात समझ नहीं आई तो मैंने गुस्ताखी करते हुए उनके कंधों से पकड़कर जहां उनके स्टार्स लगे हुए थे उनको ऊपर उठाया तो वो खड़े हो गए। खड़े होके मैंने उनको एक जप्फी डाली तो वो जरा से घबराए। जब मैंने दूसरी तरफ सर करके मुआनका किया और जो अंदाज होता है, तो उन्होंने इतनी जोर से रोना शुरू किया। ओ करके मैं डर गया। या अल्लाह, ये क्या हो गया? बहुत ऊंची आवाज में इतना बड़ा थानेदार, भारी भारी भरकम जिस्म का आदमी, और ऊंची आवाज में रोने लगा। तो मैं बिल्कुल लर्जा बरअंदाम हो गया, और ये जो तीसरा मुआनका होता है वो मैं ना कर सका क्योंकि मैं घबराया हुआ था। रोते हुए उन्होंने कहा, जनाब आली, अगर आप सच्चे आदमी हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 19 बरस की सर्विस में ये पहला मौका है कि कोई शख्स मुझे ईद मिलने आया है। किसी ने आकर मुझे जप्फी डाली है, वरना मैं और मेरी सारी कौम जो है थाने की अछूत है। हम चंडाल हैं और हम चोर हैं, और हमको इंसान नहीं समझा जाता।
19 बरस की सर्विस में आज पहली बार मर्तबा मुझे इंसान समझा है। अगर आप, मैंने कहा, बिल्कुल, मैं इतनी दूर से चलकर आया हूँ और आप जैसा और कोई इंसान है भी नहीं। लोगों ने हमारे दरमियान बहुत बड़ा खला और बहुत बड़ी खलीज पैदा कर रखी है। लोग हमारे करीब नहीं आते, हम लोगों के करीब नहीं जाते। ये गलती पता नहीं कहाँ से शुरू हुई है और क्यों हुई है, और हम चाहते हैं कि हम मिलें, लेकिन हमारे ऊपर एक ऐसी शर्मिंदगी की चादर तनी हुई है कि हम मिल नहीं सकते। आप लोग चूंकि बड़े लोग हैं, इसलिए आप हमारे करीब नहीं आते। तो फिर बार बार मुझसे पूछते, क्या आप सचमुच मुझसे मिलने आए हैं? तो मैंने कहा, मैं सचमुच आपसे ईमानदारी से अल्लाह रसूल को नाजिर जानकर कहता हूँ, मैं मस्जिद से निकला हूँ, अभी मैं घर नहीं गया, मैं आपसे मिलने आया हूँ। तो फिर कहने लगा, आप बैठे मेरे साथ चाय पिए। मैंने कहा, मैं जरूर बैठूंगा और जरूर चाय पीऊंगा। उससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। जब मैं उनसे मिलकर चला तो मेरे दिल के अंदर ख्याल आया घर जाते जाते कि ये मोहब्बत की वो कमी है जिसकी आमतौरफ्त हमारे दरमियान में रुक चुकी है, और हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं और एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं। और इसमें बहुत बड़ी ऊंची दीवारें हैं जो हमारे दरमियान खड़ी कर दी गई हैं। तो मैंने ये इरादा किया कि मैं अपने अदीब दोस्तों को, सहाफ़ियों को और दानिश्वरों को बुला के और थाने के इन लोगों को जो पुलिस के महकमे से ताल्लुक रखते हैं मिलाऊंगा और उनकी आपस में गुफ्तगू करवाऊंगा, ताकि उनमें इर्तबात बाहमी पैदा हो और वो एक दूसरे को पहचान लें। तो इसका इंतज़ाम किया गया। हमारे यहाँ लाहौर में एक जगह है अल-फला। हमारा एक दफ्तर था नेशनल रिकंस्ट्रक्शन का, तो वहाँ एक हॉल था। इसमें बंदोबस्त किया तो पुलिस वाले बहुत खुश हुए। वो अपनी नई नई वर्दियां अच्छी कलफ लगी हुई, इस्त्री की हुई, अच्छे बूट चमका के आ गए। इनमें डीआईजी, एसएसपी, इंस्पेक्टर, एसएचओ और काफी हॉल जो था भरा हुआ था। फिर अलग कुर्सियां भी थी, और हम लोग जो थे, हमारे साथी दानिश्वर, अदीब, सहाफी, वो भी मौजूद थे। ये हमारे दरमियान बड़ा खला है और बहुत बड़ी खलीज है, इसको पुर करना चाहिए और इसको ब्रिज ओवर करना चाहिए। तो मैंने उनको जहमत दी है, आए आप भी कुछ बात करें, ये भी करें। अच्छी है ये इब्तदा। जिस तरह दुनिया के दूसरे ममालिक में, खासतौर पर इंग्लिस्तान में, जो बॉबी मोहब्बत की नजरों से देखता है, बॉबी जो सिपाही होता है उसका बच्चों ने बड़े प्यार से नाम बॉबी रखा हुआ है। और जितने बच्चे स्कूल जाते हैं और रास्ते में कोशिश करते हैं कि बॉबी उनको मिले जो ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा होता है, और वो इसे हाथ मिलाकर जाए। बॉबी की भी ये ख्वाहिश होती है कि स्कूल जाते बच्चों को साथ चिमटा के थपकी दे के, जब अगर उसकी जेब में कोई मीठी गोली, लेमन ड्रॉप हो, वो रखता है जेब में, वो उनको जरूर देता है। उनके दरमियान मोहब्बत का बहुत गहरा रिश्ता होता है। ऐसे ही लोग हैं जो रास्ता पूछने वाले कोई भी आपकी मुश्किल हो तो आप अपने बॉबी से पूछते हैं कि मुझे कहाँ जाना है। मैं लंदन में था तो एक माई बुढ़ी हमारे यहाँ की, कोई उसको जुबान भी नहीं आती थी, तो वो बॉबी उसके साथ बेचारा लगा रहा। अब वो बोल रही थी पंजाबी, वो अंग्रेजी। अब बाहमी गुफ्तगू जारी थी और एक ही बात कह रही थी कि बरहमी गांव जाना है, गांव में जाना है, बरहमी गांव जाना है। वो समझता नहीं था। मैंने भी माई से पूछा, मेरी बीवी भी साथ थी, कि तू एथे किथे बरहमा कह रही है? सुने मैनू मेरे पुत ने किया सी, उथे हैगा, मैं सारा लब लांगी। तो बाद में पता चला कि वो बर्मिंघम जाना चाहती थी और बरहमी गांव तलाश कर रही थी। तो इतना हमें पता चल गया। उसने कहा, थैंक यू वेरी मच, मैं इस मुश्किल से निकल गया हूँ। वो बर्मिंघम गांव जाना चाहती थी। आई वुड हेल्प हर, आप घबराए नहीं। मैंने कहा, कैसे? अब ना तो इसके पास टिकट है, लंदन तक वो पहुंच गई, जहाज ने उतार दिया। कहने लगा, नाउ इट्स माई ड्यूटी, मैं इसको लेकर जाऊंगा। तो मैंने कहा, आप कैसे जाएंगे? कहने लगा, नहीं, हमारे पास रोजमर्रा के अखराजात में से सरकार ने इतने पैसे दिए होते हैं कि अगर कोई मुश्किल में हो तो उसकी मदद करें। तो मैं ले जाऊंगा, अपना भी टिकट खर्च करूंगा, उसका भी करूंगा और उसको मंजिल तक पहुंचाऊंगा। तो अगर उसका बेटा, जिसका पता उसने बताया है, उसके यहाँ से पैसे मिल गए तो ठीक है।
वरना मैं आकर अपने महकमे को बता दूंगा। तो मैं ये चाहता था कि हमारे दरमियान भी इस किस्म का रिश्ता कायम हो। तो कैसी मोहब्बत की बात है। हॉल में ये बात कर चुकने के बाद फिर मैंने अपने एक और सीनियर दोस्त थे उनसे कहा कि आप इनसे गुफ्तगू करें। तो वो आए रोस्ट्रम के ऊपर। माइक पर खड़े होकर उन्होंने कहा, बड़ी खुशी का मौका है। अशफाक साहब ने यह बंदोबस्त किया है। हम बहुत खुश हैं। आज बहुत सारे पुलिस वालों से मिलने का इत्तेफाक हो गया। मैं आपसे पूछता हूँ, आजकल रिश्वत का क्या रेट है। तो सारे किए धरे पर उन्होंने पानी फेर दिया। एक ही बात कह के उन्होंने कहा, अच्छा इशफाक साहब, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी मेहरबानी आपकी। आपने हमें बुलाया था और इस तरह से जलीलो ख्वार करके भेज दिया है। अब ठीक है, आपकी मर्जी। मैंने बड़ी कोशिश की, बड़ी उनकी मिन्नतें की, लेकिन वह सारे सीटों से उठ गए और कहा, यह हमारे साथ होना था। इसको भी कहा, बाबा हम ये तो आपस में मोहब्बत पैदा करने की कोशिशों में थे। कहने लगा, नहीं जी नहीं, ये नामाकूल लोग हैं। इनके साथ मोहब्बत नहीं की जा सकती। तो फिर मुझे ख्याल आया कि जो मोहब्बत का मामला है इसको भी हम लोग अच्छी तरह समझे नहीं हैं। मेरी बीवी अपने बेटे को, जो सबसे बड़ा बेटा है, उसको गालिब पढ़ा रही थी। वो स्टूडेंट तो था साइंस का, बीएससी का। उर्दू उसका ऑप्शनल मजमून था। गालिब वो पढ़ा रही थी। तो वो ऊपर बैठा कुछ तवज्जो नहीं दे रहा था। मैं नीचे अखबार पढ़ रहा था। हमारी एक मियानी सी है, उस पर बैठकर पढ़ रहे थे। तो मेरी बीवी ने आवाज देकर शिकायत की कि देखो जी, ये शरारतें कर रहा है और खेल रहा है कागज के साथ और तवज्जो नहीं दे रहा। मैं इसको पढ़ा रही हूँ। तो उसने कहा, अब्बू इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, अम्मी का कसूर है। इससे पूछ रहा हूँ, अम्मी महबूब क्या होता है। और ये बता नहीं सकती कि महबूब क्या है। मैंने कहा, बेटे मैं बताता हूँ कि महबूब वो होता है जिससे मोहब्बत की जाए। कहने लगा, ये तो आपने ट्रांसलेशन कर दी। हम तो साइंस के स्टूडेंट्स हैं। हम इसकी डेफिनेशन जानना चाहते हैं कि महबूब क्या होता है। ये अम्मी ने भी नहीं बताया था। आप एक छोड़कर दो अदीब हैं, दोनों ही नाकुसिल अक्ल हैं। क्या आप समझा नहीं सकते। मैंने कहा, ये बात तो ठीक कर रहा है। ये तो हमने इसका ट्रांसलेशन कर दिया कि महबूब की डेफिनेशन तो नहीं दे सके उसे। मैंने कहा, बानो कुदसिया। और वो मेरा बेटा नीचे उतर आए। मैंने कहा, चलो बाबा जी के पास चलते हैं डेरे पर। वहां से पूछते हैं ये महबूब क्या होता है। उसने कहा, छोड़ें। अब हर बात में बाबा को ले आते हैं। वो बेचारे अनपढ़ आदमी हैं, बकरियां बकरियां रखी हैं गदड़िया किस्म की। वो क्या बताएंगे। मैंने कहा, नहीं, मुझे जाने दें प्लीज जरूर। बानो कुtsiया भी साथ बैठ गई। गाड़ी लेकर हम निकले। वहां पहुंचे इन्फेंट्री रोड पर। बाबा जी हांडी वगैरह पकाने में मसरूफ थे। दाल पका रहे थे, साथ तनूर था। रोटियां लगवाने के लिए लोग बैठे हुए थे। तो ये मेरी बीवी उतरी जल्दी से, जैसे आप पंजाबी में कहती हैं, अकल वांडी पहले ही पहुंच के उसने जल्दी से ऊंची आवाज में ये कहा जो बाहर मुझे सुनाई दी। मैं ताला लगाकर आ रहा था गाड़ी को। उसने ऊंची आवाज में कहा, बाबा जी महबूब क्या होता है। तो बाबा जी की आदत थी कि वो उंगली उठाकर बात करते थे। जब कोई डेफिनेशन देनी होती थी, कोटेबल कोट होती थी, तो हमेशा उंगली उठा के बात करते थे। तो उन्होंने एक अंग्रेजी का लफ्ज पता नहीं कहाँ से सीखा था, नोट। तो हम अटेंटिव हो जाते थे कि अब इसके बाद कोई जरूरी बात आ रही है। तो उन्होंने डोई छोड़ दी जो फेर रहे थे। कहने लगे, नोट। महबूब वो होता है जिसका ना ठीक भी ठीक नजर आए। ये डेफिनेशन थी। बच्चों की काफी चीजें ना ठीक होती हैं, लेकिन माँ उससे मोहब्बत करती है। उसकी हर चीज ना ठीक होती है। महबूब वो होता है जिसके ना ठीक का पता होता है कि ना ठीक है, लेकिन ठीक नजर आता है। मैंने कहा, आ जाओ भाई। तो हम ये जो पुड़िया थी साथ लेकर आए। हमारे जहन पर उसका असर था। जब मैं नमाज ईद पढ़ने गया थानेदार साहब से मिलने, तो मैंने ये सोचा कि बावजूद इसके कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि ना ठीक आदमी है, लेकिन अब अगर कोई हमको मोहब्बत की पुड़िया देना चाह रहे हैं, तो उनको ना ठीक वालों को ठीक समझकर ही अप्रोच की जा सकती है ना। बड़ी कोशिशें की, लेकिन इब्तदा में ऐसा ना हो सका। फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चलने लगा कि ये तबका अपने तौर पर बड़ा मजलूम है।
मैं उनसे मिलता रहा, अपने उस दोस्त से जिससे नई नई दोस्ती पैदा की थी। तो मैंने कहा, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? तो वो मुझे कहने लगे कि अगर आपको कभी मौका मिले तो एक दस्ता कागजों का थाने में दे दें। एक दस्ता कागजों का बारह आने का आता था और दो पेंसिलें जिनके पीछे रबड़ लगा हुआ हो। तो मैंने कहा, आपको स्टेशनरी नहीं मिलती? सरकार की तरफ से? कहने लगे, मिलती है। सारे थाने की 11 रुपए महीने की स्टेशनरी होती है सारी। और वो जिमनियां भर भर के, जो उनका स्टाइल है लिखने का, बेशुमार कागज भरते हैं। तो मैंने खुद अपने दोस्तों से कह के उनको तोहफतन स्टेशनरी जितनी भी हम मुहैया कर सकते थे उन्हें देते रहे, और वो खुश होते रहे। फिर मैं सोचता था, उनको बॉबी में कैसे मुंतकिल किया जा सकता है? ये तो बहुत मुश्किल काम है कि हमने तो पूरा ताल्लुक ही उनसे तोड़ा हुआ है, उन्होंने हमसे तोड़ा हुआ है, किसी वजह से टूट गया, तो अब इस्तबार हो नहीं सकता। फिर मैंने देखा मेरा दफ्तर मॉल रोड पर था। मियाँ मीर पुल पर वहां सिपाही सड़क के दोनों तरफ खड़े होते थे, और किसी सरबराह मुमलिकत को एयरपोर्ट जाना होता था, वो गवर्नर हाउस से निकलता था, एयरपोर्ट जाता था, और गर्मी में धूप में बुरी हालत में खड़े होते थे। अब पता नहीं वो कब निकले, सरबराह मुमलिकत, सदर हो या वजीर आजम। एक दिन ऐसा हुआ कि वो सुबह 10 बजे के खड़े शाम के 3 बजे बज गए। मैं 2-3 दफा दफ्तर से निकला। मैंने देखा तो उनसे पूछा, गुजरा नहीं साहब एयरपोर्ट को जाने के लिए? उसने कहा, जी वो निकले थे गवर्नर हाउस से, फिर उनको काम पड़ गया और वो वापस चले गए। वहां कोई पैगाम टैक्स आ गया है, वो वहां पर बैठे हैं, मीटिंग हो रही है। तो मैंने कहा, आप यहाँ खड़े हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है, आप कैसे खड़े हैं? कहने लगे, हम हिल नहीं सकते। मैंने कहा, आपने पानी पिया है? कहने लगे, नहीं जी, हमारा कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं है। मैं अपने दफ्तर गया तो हमारे पास फजूल पुरानी बाल्टियां गंदी किस्म की थी। इनमें पानी जो घड़े का था ठंडा भी नहीं कर सके, कोई ऐसा इंतजाम था ही नहीं। डाल के दो गंदे मंदे ग्लास लेकर आया, उनको पानी पिलाया तो वो बेचारे बड़े शुक्रगुजार हुए। वो मुझे बहुत अच्छा और नेक आदमी समझने लगे कि लाहौर में एक अच्छा आदमी है, वरना उनको पानी कौन पिलाता है। जब शाम हमारा दफ्तर बंद हुआ और हमारे सरबराह मुमलिकत चले गए, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी इस जगह से हिलते हुए वापस जाने लगे, तो मैं जा रहा था घर को। जब मैंने उनको देखा तो पूछा, आपके जाने का कोई बंदोबस्त है? तो उन्होंने कहा, हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है। सुबह हमको फेंक जाते हैं यहाँ पर, हम जुल्म करके, डंडा दिखा के किसी को रोक लेते हैं कि हमें सड़क पर यहाँ उतार दो। हमारी यहाँ ड्यूटी है, शाम को वापस जाते वक्त हमारा कोई इंतजाम नहीं है। तो फिर मैंने गाड़ी रोकी और कैरियर और इन्हें कहा कि बैठें। अब वो 25-30 सिपाही, और आपने अगर एक छोटी सी कैरियर गाड़ी चलाई हो और इसमें पीछे इतना लोड हो और आप मुड़े एक दफा तो आप गिरते गिरते बचें। वो कहने लगे, अगर आप हम पर बहुत मेहरबानी करना चाहते हैं तो आप चेयरिंग क्रॉस तक पहुंचा दें, वहां से हम कोई बंदोबस्त कर लेंगे। तो उन्हें लेकर वहां गया। ये बात जो थी मेरे लिए बड़ी तकलीफ दे भी थी, जब भी थी, अब भी है। और मेरी आरज़ू जब भी थी, अब भी है कि उनको मैं बॉबी से भी बेहतर रूप में देखूं, और हमारे और उनके दरमियान एक मोहब्बत का रिश्ता कायम हो। ये ना हो सका, लेकिन ये आरज़ू मेरे अपने तौर पर परवान चढ़ती रही। तो फिर एक आईजीआई, बड़े अदीब नवाज थे, चौधरी सत्तार मोहम्मद उनका नाम था। उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा, जी बिस्मिल्लाह, आप आएं और उनको एड्रेस करें और मिलें, कुछ और अदीबों को भी साथ ले आएं। उनके साथ बातचीत हमने शुरू की तो उनको ये पहली दफा एहसास हुआ कि ये अताउल हक कासमी हैं, ये अमजद इस्लाम अमजद हैं, ये असगर नदीम सैयद हैं, साहब हैं। बड़ा हौसला हुआ उनको, और ये हमारी इज्जत अफजाई के लिए आए हैं। तो उन्होंने हमें दावत दी कि गुजरांवाला आके हमसे बात करें। गुजरांवाला जाके उनसे गुफ्तगू हुई, वो इतने खुश हुए, इतने मुतासिर हुए। वहां पर एक हमला कर दिया था डाकुओं ने। ओजला कला एक जगह थी जहां पर उनकी जगह है, वहां पर मुकाबला हुआ और 8 पुलिस ऑफिसर जो थे वो शहीद हुए।
उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, हम तैयार हैं अगर हमें इज्जत की दौलत मिलती है। तो ख़वातीन और हज़रात, हमने इस पर कभी गौर नहीं किया कि लोगों को पैसे की, रुपए की इतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी एहतराम की, इज्जत नफ्स की, तौकीर ज़ात की होती है। और हमारे मुल्क में बदकिस्मती से इसका रिवाज बड़ा कम है और हमने कभी इस बात की तरफ तवज्जो नहीं दी। आप हैरान हो के सोचते होंगे कि वो लोग जो पैसा कमाते हैं, चुराते हैं, रिश्वत लेते हैं, और हमने उनको इंटरव्यू करके पूछा है कि आप क्यों रिश्वत लेते हैं, क्या वजह है कि आप ऐसे कभी फील्ड में दाखिल होते हैं। तो वो कहते हैं, हम बहुत सारा रुपया लेकर इकट्ठा करके उससे इज्जत खरीदते हैं। पैसा ज्यादा हो गया तो देखिए ना, फिर आप उनको सलाम करेंगे, वो इज्जत खरीदते हैं नाजायज तरीके से। जब खरीद चुकते हैं तो फिर मोतबर बनते हैं। बड़ी कार में बैठते हैं, हाथ में टेलीफोन उठाते हैं, दूसरे में क्लाशनकोफ होती है और आप कहते हैं, सलाम चौधरी साहब। अगर ये सब कुछ किए बगैर साहिबाने इज्जत को इज्जत अता की जाए, या जो आदमी जिस मकाम पर है उसको इज्जत अता करके इतना जिच कर दिया जाए, जिच में कह रहा हूँ कि वो कोई बदफेल कर ही नहीं सकता कि मैं साहिब इज्जत आदमी हूँ, तो तरक्की याफ्ता मुआशरों ने इसी ट्रैक को अपनाया है कि उन्होंने लोगों को वो ड्यू इज्जत अता कर दी है, और वो लोग अपनी इज्जत की तलवार अपने पहलू के साथ लटकाकर कोई ऐसा फेल नहीं कर सकते जो उनकी को तस्लील की तरफ, बेइज्जती की तरफ माइल करे। वो कहते हैं, हम इज्जतदार आदमी हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। जिस तरह मैं पिछली मर्तबा अर्ज कर रहा था कि जब आप रोज़ा रखते हैं तो आप रोज़ेदारों में शामिल हो जाते हैं। एक खास किस्म की इज्जत अपनी निगाहों में होती है, फिर चाहे आप कहीं भी हों, गुस्लखाने में हो, बंद कोठों में हो, छुपे हुए हों, पानी चोरी नहीं पीते, कोई चीज़ नहीं खाते, कोई आपके ऊपर सिपाही नहीं होता, थानेदार नहीं होता, कोई उसकी कदगन नहीं होती कि ये बंदा जो है इसके ऊपर निगाह रखनी चाहिए। हम ये कहते हैं कि हमारी हुकूमतें जो हैं उनकी तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए। मैं ये समझता हूँ हुकूमतें तो बड़ी बेमानी और लायानी सी चीजें होती हैं। एक दूसरे की बीमार पुरसी, एक दूसरे की मिजाज पुरसी इंसान ही करते हैं, वही एक दूसरे का पालन कर सकते हैं, वही एक दूसरे को सहारा दे सकते हैं। हुकूमतें कभी नहीं दी जा सकती। तो मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ ये चीज़ बतदरीज कम हो रही है, और हमें ऐसे मराकज़ की और ऐसे डेरों की ज़रूरत है जहाँ चाहे हमें तालीम ना मिले, लेकिन जहाँ चाहे हमको ग्रामर ना सिखाई जाए, जहाँ चाहे हमको दर्स ना मिले, लेकिन लोगों की तकरीम ज़रूर हो और ये ना कहा जाए कि ये साहिब इल्म नहीं है, इसलिए हम इज्जत नहीं करते। हम ये कहेंगे, चूंकि ये इंसान है और ये हजरत आदम की औलाद है, इसलिए हम इसकी इज्जत जरूर करें। हमारे डेरे पर एक दफा एक नौजवान आया, इस्लामिया कॉलेज का स्टूडेंट था, बड़ा अच्छा, और वो साइकिल पर चढ़ा हुआ साइकिल के साथ ही अंदर आ गया। तो जहाँ बाबा जी बैठे थे चारपाई के ऊपर, वहां पाए पर पैर रखकर कहने लगा, ओ बाबा, तू क्या लोगों को गलत तालीम दे रहा है और इनको उल्टी उल्टी बातें पढ़ा रहा है। इस पर हम बहुत नाराज हुए कि जनाब ये क्या बात हुई। तो उसने कहा, तुझे पता है कि इंसान जो है ये एवोल्यूशन के साथ इंसान बना है, पहले इंसान बंदर होता था। बाबा जी ने कहा, बेटा तुम कम से कम ये बात ना करो, हमारी तो इज्जत अफजाई हुई है, तू तो पैगंबरों की औलाद से है। हम बड़े हैरान हुए, कहने लगे, ये बाबा आदम का बेटा हमारे पास तशरीफ लाया है। अपने आप को कभी भी बंदरों की औलाद ना कहना, तुम नबियों की औलाद हो। अब जब उसने ये बात सुनी तो कि वो नबियों की औलाद है, तो वो इस बात पर बहुत खुश हुआ और फिर एक और तरह से एक और रुख लेकर चला गया। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ तशरीफ लाए, बातें सुनी, और आपका भी, जो हमसे कुछ दूर हैं लेकिन दिलों के करीब हैं। अल्लाह आप सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए।